डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैंने एग्जांपल बहुत सिंपल ली है ताकि एक ही लेक्चर के दौरान ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाए। और इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि आसान प्रॉब्लम इसलिए लिया स्टेप्स की समझ आ जाए आप लोगों को। तो अगर स्टेप्स की समझ आ जाती है तो डिफ़िकल्ट सिर्फ कैलकुलेशन ही एक्सटेंड होगी और तो कुछ नहीं होगा। तो आसान प्रॉब्लम लेने का पर्पज़ ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स को समझाना भी आसान हो जाता है, कैलकुलेशंस भी माइनर सी होती हैं और लेक्चर के दौरान इधर डिफाइंड टाइम है। वैसे तो आप असाइनमेंट में प्रॉब्लम तो एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है मैंने, मैक्सिमाइजेशन। तो इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव था स्केलिंग का। तो कोई मुझे गाइड करेगा स्केलिंग के लिए हमें क्या करना होगा? अभी से स्केलिंग मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। आज हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो एक्चुअल होगी। पहले तो आप स्लाइड से बता रहा था, आज वही सीक्वेंस। तो इसका मतलब पहले हम स्केलिंग डिसाइड करो। तो स्केलिंग डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा? ऑल पॉसिबल, देखिए हमारे पास 1 2 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 and 3। तो 3 कंस्ट्रेंट्स, एक कंस्ट्रेंट के कितने पॉइंट्स होते हैं? 2। इट मीन अगर हम 6 पॉइंट्स, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो अगर हम 6 पॉइंट्स इधर कैलकुलेट कर लें पहले तो हमें स्केलिंग का आइडिया हो जाएगा। हमारा वो टेबल बन जाएगा कि x1 कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है और x2 की रेंज क्या है। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो 2 पॉइंट्स में मीन x1 x2 एक पेयर, दूसरा पेयर, तो x1 की 2 वैल्यूज उधर आ जाएंगी और x2 की भी 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। इसी तरह दूसरी लाइन के लिए 2 पॉइंट्स, तो 2 वैल्यूज x1 और x2 की हमारे पास आ चुकी होंगी। तो टोटल 2 + 2 6 वैल्यू से कम हमें गेस हो जाएगा हमें अपने ग्राफ को कितना एक्सपेंड करना है। तो इशू तो नहीं आता। तो रफली अगर आप देखें, क्योंकि जरा सिंपल लिया हुआ है तो आपको आसानी हो जाएगी। x1 ≤ 4 सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इसके 2 वर्जन अगर लें, x1 = 2, x1 <4, यही था ना? yes, और इस केस में हमें पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? x1 फिक्स्ड है 2 और x2 मिसिंग है। तो x2 मिसिंग को हमने क्या अज्यूम किया हुआ था? ये दूसरी दफा ये गलती हो रही है। x1 अगर 2 हो और x2 मिसिंग हो, इसका मतलब है x2 क्या होगा? ये इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x2। जब x2 की इंडिपेंडेंस है, इट मींस x2 फॉर ऑल सेट, फॉर ऑल x2। आप इसको इस तरह से ट्रीट करोगे कि आपका x1 तो 2 है और x1 क्या है? x1 -∞ to ∞, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x2। ये इसकी ये मीनिंग होती है। x2 अगर 0 होता है तो यहाँ लिखा होता है, तो x2 मिसिंग मींस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x2। अगर इसको हम लें तो ये -∞ से ∞ तक जाता है। तो x1, तो मैंने ये प्रॉब्लम बताया नहीं था आपको क्लास में? एक किया था इस तरह का प्रॉब्लम। ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। क्यों? एक फिक्स हो जाएगा, ये x1 फिक्स है ना, मीन मैं बता देता हूँ, ये अगर ग्राफ है तो x1 2 है, ये x1 है, ये 2 फिक्स है और x2 क्या है? ऑल। देखिए x2 2, x1 2, x1 2, x1 2 फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x2। तो x2 कोई भी है, x2 अगर 9 है फिर भी x1 2 है, x2 100 है फिर भी x1 2 है, तो ये वर्टिकल लाइन बनेगी। ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन का हम कर चुके हुए। तो इसमें तो हमें पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ, आप जरा पॉइंट्स का सेट लिख लें। मैं इधर ही लिख लेता हूँ। x1 = 4। सॉरी, ये था 4। अच्छा, इस केस में हमारे पास पॉइंट पता क्या आएगा? आप ये कह सकते, ये तो वैसी वर्टिकल लाइन है, इसमें तो हमें कोई इश्यू नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं हमें x1 2 मिला है, x1 का तो पता चल गया 2 है। अगर मैं x1 और x2 की सारी वैल्यूज
इस बॉक्स के अंदर लिखना चाहूँ जितनी भी वैल्यू, मैं इधर एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अभी हमारे पास सिर्फ x1 4 मिला है, x2 अभी रह गया। दूसरी लाइन, अगर इसका इक्वल वर्जन लें, मैं भी पॉइंट्स देखना चाह रहा हूँ, इक्वल वर्जन में क्या होगा 6, तो इसमें x2 6 है, इट मींस इसकी वैल्यू 6 है और x1 तो ऑल x। इस साइड पे अगर देखें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इसको अगर 0 करें, मेंटल स्केल को यूज करते हैं, 0 करें x1 0, x2 9, ऐसे करें, ये एक पॉइंट मिल गया। फिर x2 0 करें 6, मीन x1 6 और x2 को 0 सपोज किया हुआ था, ये 2 पॉइंट्स आएंगे। अब इन पॉइंट्स को इसी तरह लिखने, ये x1 की यानी 0 भी है इसमें और 6 भी है, x1 x2 0 भी है और 9 भी है, ऑल पॉसिबल जो हमें मिल रही है वैल्यू ये मिली। इट मीन्स हमें स्केलिंग का आइडिया हो गया कि हमारी वैल्यू ये 9 से ऊपर नहीं जा रही इस प्रॉब्लम x2 की, और x1 की वैल्यू जो वैल्यू है वो 6 से ऊपर नहीं जा रही। तो ये एक मेथड है कि पहले आप उन तमाम कंस्ट्रेंट से पॉइंट्स निकाल लें, पॉइंट से आपको x1 की ऑल पॉसिबल जो इधर से आपकी कैलकुलेशन होंगी x1 की वैल्यूज मिल जाएंगी, x2 की भी मिल जाएंगी, आप वहां से मिनिमम और मैक्सिमम, और मिनिमम तो होता ही 0 है क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट और रीजन, तो सिर्फ आप मैक्सिमम, इट मींस आपने x1 6 तक लेके जाना। अगर इस स्केल को मैं चाह रहा हूं इसी के अंदर आ जाए, फ्रेम के अंदर, ग्राफ छोटा बना लें या बड़ा बना लें, देखते हैं कि एक्सटेंड करने में हर्ज नहीं। तो इसके पैचेस बनाने, आई थिंक यहाँ तक अगर आ जाए 6 तो रीजनेबल हो। आपके पास ग्राफ है, आप अपनी स्केलिंग उधर से एक रीजनेबल 6 का ले सकते हो। अब अपनी स्केलिंग इस तरह से कर लें, एक 10 का ले लें जो वर्टिकल है, वो क्योंकि 9 है, आप 10 का एक रीजनेबल गैप्स के साथ ले लें। 2 का कर लें, ऐसे कर लें 2 4 6 8 10, और ऐसा रीजनेबल हो कि आपका एक ग्राफ बहुत स्मॉल साइज ना बने और बहुत लार्ज भी ना बने, इतना बने कि एक ड्राइंग रीजनेबल हो जाए, ये स्केलिंग कहलाती है। और मैंने इधर भी 2 का ही लिया। प्रॉब्लम जी, और आई थिंक ये जो पॉइंट्स है वो हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है x1 इक्वल टू
सॉरी x1 लेस देन इक्वल टू 4, पहले इक्वल को ड्रॉ करोगे और फिर लेस देन रीजन हम फाइंड आउट कर लोगे। आप करें फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप एक दफा x1 लेस देन इक्वल टू 4 को प्लॉट करें। आप क्या किस तरह से प्लॉट कर रहे हो, फिर मैं आप फिर वो करेक्शन हो जाएगी आप। x1, कोई आज स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जो आज फर्स्ट डे हो जिसका? नहीं, अभी सब जी। अभी मैंने बताया कि x1 टू वर्जन है इसकी। x1 लेस देन 4 मींस x1 इक्वल टू 4, x1 लेस देन 4। तो अभी हम सिर्फ इसको प्लॉट करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि ये रीजन कौन सा बन रहा है। हम सॉल्यूशन पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं जिसमें फर्स्ट कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे। ग्राफ का साइज जरा रीजनेबल रखिएगा। चलिए बहरहाल रीडेबल हुआ जी। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? इश्यू है तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। इनको ना आप 1 2 अगर ले लें तो 4 कम से कम इधर तक आ जाएगा। तो इनको 1 नहीं, देखिए 1 जो एक आपका बिग स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि आपकी मैक्सिमम ये x1 मैक्सिमम आई थिंक 6 आ रहा है और ये जो 10 है इसको भी 1 के हिसाब से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऊपर तक जाएगा थोड़ा। जी अब इसमें ये रीजनेबल बनेगा जी। आप ये नंबर ही कर ठीक है। अब हमारी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। एक मैं चीज बता दूं, आज के सेशन में जिसको ये चीज समझ नहीं आएगी उसको कभी भी समझ नहीं आएगी। ये देख लें, जो चीजें अभी आज ही उसको एड्रेस करें, पूछें। मैंने सेट ऑफ वैल्यूज बता दी और साइज ये है कि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ इस एरिया में बनेगा। तो एक रीजनेबल साइज हमने ग्राफ से चूज करेंगे। स्केलिंग का पर्पस यही होता है कि एक रीजनेबल रीजन। फर्स्ट करें आप गलती कर लेते हो, एक छोटा सा ग्राफ बन रहा है, स्केलिंग को डबल कर लें, जो आपने पहले लिया उसको डबल कर लें ताकि एक्सपेंड हो जाए। और अगर बहुत ज्यादा ले लिया तो उसको श्रिंक कर लें। यही मेथड है और कुछ नहीं। अच्छा, आ रहा है x1 इक्वल टू 4 मीन्स सिर्फ आप x1, ये x1 एक्सेस है और ये आपका एक्सेस है x2। x1 4, और जैसे मैंने अभी कहा अगर x1 इक्वल टू 4 है और x2 मिसिंग है तो इट मींस x2 की ऑल पॉसिबल, ये वर्टिकल लाइन बनेगी। यानी x2 2 पे भी 4 है, 6 पे भी 4 है, 9 पे भी 4 है, तो ये वर्टिकल लाइन बनेगी वो सारे पॉइंट्स। आप यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाएं। थोड़ी सी टेढ़ी बनी फैट, बड़ा स्केल होना फिर जरा ज्यादा सही रहता है। अब रीजन इसकी है कि वैसे ये लाइन जब x1 4 है तो x2 ऑल का मतलब है ये नीचे तक भी जाएगी। और अगर आप ये ग्राफ देखें तो मैं कहना ये चाह रहा हूं x2 2 पे भी 2 है, ये पॉइंट 4 पे भी है और इवन नेगेटिव पे भी है, -2 पे भी 4, तो वर्टिकल लाइन ही बन रही है। x2 मिसिंग का ये मतलब है। अब ये चीज सबको क्लियर होगी, x2 मिसिंग 0 नहीं। दूसरा रीजन है x1 लेस देन 4। अब आपने वो
शेडेड रीजन बनाना है। ये अभी अभी हमने क्या किया, कौन से पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, ये जो लाइन है इधर, इसके हिसाब से बताएं कौन से पॉइंट्स हैं जो इक्वल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं। तो अभी हमारी सॉल्यूशन स्पेस जो बनने जा रही है वो ये है कि ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं उसमें x1 4 ही है, वो वैसे भी नजर आ रहा है। तो अब हमने देखने x1 लेस देन 4 वाले कौन से पॉइंट्स हैं, और उसके लिए क्या मेथड हम अडॉप्ट करते हैं? ओरिजिन। चलिए मैंने ओरिजिन का आज हम जरा डिफरेंट वे से देखते हैं। ये वाला देखिए दो रीजन है, एक तो इस लाइन के राइट साइड पे है ये वाला रीजन, मैं नीचे भी जा रहा हूं, दूसरा इस लाइन के लेफ्ट साइड पे ये रीजन है। इनमें से कोई भी पॉइंट ले लें, सिर्फ ख्याल ये रखना है हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट को लेंगे। पॉजिटिव क्वाड्रेंट की रीजन क्या है, क्यों पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहते हैं? हमारी जो फोर्थ इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट है ना वो भी मेंटेन करनी है, तो साइमल्टेनियसली सबको आपने करना है। तो इस कंस्ट्रेंट को पहले ले लें कि आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट जाने बनाया था तो उसका मतलब था कि मैंने इसको पहले प्लॉट कर लिया, यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट मींस ये सारे पॉइंट्स, तो वो मेंटेन कर लिया। दूसरा ये इट मींस मुझे सिर्फ ये एरिया देखने और ये एरिया, बहुत सिंपल है ये देखना, बगैर देखे पॉइंट लगाता हूँ, जहां पे भी होगा वो लाइन के इधर होगा या इधर, प्रोबेबिलिटी यही है, तो उस पॉइंट को इधर फिक्स पुट करके देख लें। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इट मींस यही रीजन है, दो ही रीजन है, लेफ्ट रीजन राइट रीजन, इस लाइन के राइट और लेफ्ट। तो अगर वो सेटिस्फाई करता है मींस यही रीजन है, अगर सेटिस्फाई नहीं भी करता फिर भी आंसर मिल जाता है कि दूसरा रीजन है। तो अभी आप देखें मैंने यहाँ पे जो पुट किया इसी में देखते हैं x1 क्या है, सॉरी x1 अप्रोक्सीमेटली 1.5 और ये क्या है आई थिंक 6.3 इधर देख लेते हैं x1 क्या है इस वक्त 1.5, सिर्फ x1 ही बता देगा मैं साइड फिगर। 1.5 इज लेस देन 4, यस मींस यही रीजन है जो मैंने ओरिजिन कहा था, वही है। ओरिजिन कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, एक शॉर्टेस्ट वे तो हो जाता है। तो आपने एरिया सजेस्ट करने के लिए उस रीजन का, दो ही रीजन है राइट रीजन लेफ्ट रीजन, उसी लाइन का, तो कोई पॉइंट नहीं, जो अगर सेटिस्फाई करे वो रीजन है, अगर नहीं सेटिस्फाई करे तो दूसरा रीजन है। दोनों सिचुएशंस में आंसर मिल जाएगा आपको। इट मींस ये वाला रीजन बना, अब मैं सॉल्यूशन स्पेस बनाने लगा। ये जो शेडेड रीजन है इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये वो सारे सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं जो इस फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट को उसकी सॉल्यूशन स्पेस बनाया, आप कोई भी लें इस रीजन में वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्लॉज होगी फर्स्ट कंस्ट्रेंट, और सेकंड लेने के बाद हमने कॉमन रीजन की तरफ जाना है क्योंकि साइमल्टेनियसली उनको होल्ड करवाना होता है। तो आप सेकंड कंस्ट्रेंट भी वो कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप ही है, ये है 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, बल्कि अगर इसके वर्जन देखें इक्वल के साथ, पहले इक्वल वर्जन और दूसरा वर्जन क्या होगा लेस देन 12। तो मैं पहले इक्वल को लेता हूं, 2x1 इक्वल टू 12 x2, और क्योंकि हमारे एक ही पॉइंट है तो x1 इंडिपेंडेंट है, आप कहेंगे x2 क्या है 6, तो x2 6 फिक्स है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x1, x2 6 ये बनेगा। और लाइन कैसे ड्रॉ होगी हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन इधर से ड्रॉ हो रही है क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहने, तो इसलिए ये आप इधर आ, एक वैसे भी चेक है कि अगर x2 की वैल्यू गिवन हो x1 मिसिंग हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अदरवाइज दूसरा देखने की, अदरवाइज वर्टिकल लाइन, सिंगल वेरिएबल की एग्जिस्टेंस। और अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है रीजन। आपने इस लेसन को देखना है, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे देख लें, चलिए 6
यही बन रहा है। कौन सा रीजन होगा बिलो लाइन? तो ये वाला रीजन लाइन के ऊपर और ये वाला रीजन। तो आप इसका भी पॉइंट फिक्स ओरिजिन ले लें। इस टाइम पे हम ओरिजिन लेके देख लेते हैं। ये कोई और पॉइंट, ये पॉइंट ले लें लाइन के राइट साइड पे है 5 1 x1 5 x2 1 x2 1 होल्ड करेगा। इट मींस लाइन के सॉरी हाँ डाउन सॉरी ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड आप। अब आपका कॉमन रीजन आपको नजर आएगा। मैं फिलहाल इस सारे रीजन को शेडेड कर रहा हूँ। मैं इस लाइन को देख रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल है और सॉल्यूशन स्पेस इस लाइन के नीचे ही बना रहा हूँ। ये लाइन थी ना, तो मैंने उसकी सारी नीचे वाली, क्योंकि सॉल्यूशन स्पेस इसके डाउनवर्ड है तो पूरी डाउनवर्ड को शेडेड कर दिया। तो साथ साथ इरेज भी करते जाते हैं। आपके पास तो इरेजिंग फैसिलिटी नहीं है, अगर आप ब्लड पेंसिल से बना रहे हैं तो वो भी हो सकती है। आपकी दोनों कंस्ट्रेंट्स की सेक्शन में सेटिस्फाई हो रही है। दो कंस्ट्रेंट्स तो आ गई हैं, ये सिर्फ सेकंड को सेटिस्फाई कर रही है, वन को नहीं। ये रीजन तो ये शेडेड एरिया तो गया, सॉल्यूशन स्पेस से निकल गया, राइट। ये जो रीजन है फर्स्ट को कर रहा था, सेकंड को नहीं। अगर कलर स्कीम यूज करें ज्यादा बेहतर है, तो मैं कलर स्कीम अगर ब्लू ले लेता इधर, पता चल जाता ब्लैक एंड ब्लू। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ब्लू आपकी सेकंड कंस्ट्रेंट है। तो ये भी क्योंकि एक सिंगल है साइमल्टेनियस, ये रीजन बनेगा जो दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ब्लू एंड ब्लैक रीजन। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। थर्ड कंस्ट्रेंट वही है कि आप दोनों वेरिएबल्स हैं, इसमें लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा। और प्लॉट करने के लिए वही x1 को 0 एज्यूम करें, x2 निकल आएगा। क्योंकि राइट हैंड साइड अदर देन 0 हो तो फिर ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो फिर वो ओरिजिन से पास करेगी। इट मींस हमें फिर x1 कोई अपनी तरफ से सपोज करनी होगी। और लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अपनी तरफ से अगर सपोज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें उसको दोबारा प्लॉट करने के बाद बताता हूँ। तो अभी हम 0 वाला मेथड लेते हैं, x1 0 ले। x1 0 दो वर्जन पहले बना लेते हैं, 3x1 2x2 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगी इक्वल टू 18। और दूसरा वर्जन है 3 है, दूसरा वर्जन बाद में लेंगे, अभी इसी वर्जन को देख लेते हैं। तो x1 0, x2 क्या होगा, ये 0 9। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, दोनों पॉइंट एक ही टाइम पे निकाल लेते हैं। x2 0 मीन ये x2 हमने 0 ले लिया, 6। दो पॉइंट से इनको प्लॉट कर लिया और ज्वाइन कर लिया। तो 0 9 ये बनेगा 6 0, ये 0, ये आपका पॉइंट। दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। अब स्केल बड़ा नहीं है, हो सकता है किसी और साइड पे चला जाए। आपके पास जो स्केल होगा उसमें लिखने में ये वर्क करेगा। अगर नहीं भी करता तो हमने 6 को आगे शिफ्ट कर देना है थोड़ा सा। ये आपके पास, अच्छा अभी मैंने वो सपोज किया है x1 0 और x2 फाइंड आउट किया, x2 0 x1 फाइंड आउट। अगर आप कोई और पॉइंट आपके माइंड में होता कि जी आप x1 ये 0 मेथड नहीं लेना, तो फिर देखिए आपने जो सपोज करना है उसके लिए भी आपको स्केलिंग सजेस्ट कर रही है कि 100 यहाँ सपोज नहीं हो सकता। अगर आप x1 100 सपोज करोगे 10 तक ये है तो वो ग्राफ से कहीं वो रूम से बाहर होगा। तो एक तो गेस हो जाता है वो जो सपोज करना है उसकी रेंज क्या है।
तो मैंने शुरू में कहा था ना, एक स्टूडेंट शायद किसी स्टूडेंट ने आपकी क्लास में पूछा था ये हमें कैसे पता चलेगा, उसको आंसर कर रहा हूँ कि आपने x1 सपोज करना है, तो आपको पता है ग्राफ की रेंज तो 10 तक है, तो 10 के अंदर अंदर ही आपने कोई पॉइंट सपोज करना है। तो अगर आप कोई x1 सपोज करते हैं इसी के केस में, तो आपको x2 मिल जाएगा। फर्ज करें 6.5 लेते हैं, हाँ 6.5 लोगे तो ये लाइन से बाहर जा रहे हैं, ऐसा गलती कहाँ पे कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं x1। चलिए पहले वो देखते हैं, फिर इस पॉइंट को भी एड्रेस कर लेते हैं कि माइंड में क्या नहीं आ रहा। अगर आप ये 3 सपोज करोगे तो x2 वही बनेगा जो इस लाइन के ऊपर, हाँ होगा। अगर आप इधर से कुछ वैल्यू लोगे तो हो सकता है वो इस रीजन में जाके इसको इस एक्सिस पे कट करे, नेगेटिव। आप जो भी सपोज करोगे वो लाइन के ऊपर ही आएगा, क्यों, वो इसको होल्ड कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से सपोज करोगे, देखिए मैंने ये सपोज किया, आपकी वो लाइन वही देगी जो इसके ऊपर पॉइंट आए। तो अगर आप इधर से सपोज कर रहे हो तो ये लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, तो आपको इधर x2 नेगेटिव मिलेगा इस साइड पे आके। नहीं आप ठीक है, हमने फोर्स कांस्टेंट में तो देखा नहीं देखें, लाइन प्लॉट करते हुए मैंने कहा था इसको नहीं देखना। फर्स्ट मैं पॉइंट लेने की बात कर रहा हूँ कि हम अगर वो पॉइंट लेते हैं वो नेगेटिव कांस्टेंट में से टच करती है, तो लेकिन हम फिर उस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते। नहीं, मैं फिर उसी बात को एड्रेस करने लगा हूँ। आपका जो x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंस्ट्रेंट है ना, वो आपके सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन वैल्यूज की। जब आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हो उस वक्त वो आपका ग्राफ का डिस्टेंस है, वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर आप अभी लेते हो तो आपको ये पॉइंट ये मिल रहा है और दूसरा पॉइंट x2 नेगेटिव मिल रहा है, तो आपने जो सपोज किया ये पॉइंट तो नहीं है ना जो है, तो आपने ये पॉइंट बना लिया। दूसरा पॉइंट लेते हैं वो भी यही बनता है, तो लाइन यही बनेगी। तो आप क्या करोगे, सिर्फ पॉजिटिव रीजन तक लोगे, बाकी को डिस्कार्ड। तो लाइन तो बन सकती है, पॉइंट क्लियर हो। तो अभी सब माइंड में रख ले, मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रेंट है x1 x2 x3, ये जब सोल्यूशन देखेंगे ना रीजन कौन सा है, तो वो रीजन पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे रहना है, उसकी जो सेट बनेगा हमें वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उस वक्त जब मैं x1 सपोज कर रहा हूं तो मैं ग्राफ यानी लाइन का एक पॉइंट ले रहा हूं, माइंड में ये रखिए, उस वक्त सोल्यूशन से हट के है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसका एक पॉइंट ले रहा हूं, और वो नेगेटिव भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो, जहां पे भी हो रहा है आप प्लॉट करें, दूसरा पॉइंट ले प्लॉट करें, फिर जब उनको ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन पॉजिटिव क्वाड्रेंट से जो पोर्शन गुजरेगा उससे कंसर्न है, वो आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो इट मींस अदर देन 0 भी करेंगे तो यही लाइन बनेगी, वो डिफरेंट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है सपोज करने के लिए सिर्फ देखना है कि x1 की रेंज आपको इधर से मिल जाएगी, सपोज कर लें, दूसरा जो भी निकलेगा आप कॉन्फिडेंस के साथ पॉइंट को प्लॉट करें, इसी दूसरा x2 को 0 के अलावा कोई और सपोज कर लें, x1 मिलेगा, लाइन प्लॉट कर लें। आई थिंक ये एम्बिग्युइटी अब नहीं होनी चाहिए कि आपने जब पॉइंट ले रहे हैं उस वक्त नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं। ठीक हो गया। तो नॉर्मली अगर ये राइट हैंड साइड रहता है 0, तो 0 वाला मेथड ज्यादा वो एक्सेस को कट करता है, आसानी से लाइन प्लॉट हो जाएगी, हमें रीजन भी आप अपना मिल जाएगा। तो इसलिए हम 0 वाले मेथड नहीं कि अपन 0 पुट करके ले सकते। अच्छा, दूसरा था इसका दूसरा वर्जन था लेस देन। ये क्या बताएगा, ये बताएगा 3 कलर, जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास उतनी कलर स्कीम होनी चाहिए। 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, 3 तो ज्यादा आसानी से ये रीजन बन जाएगा। अब मेरे पास है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के राइट साइड वाला एरिया हो सकता है, या इस लाइन के ये जो ट्रायंगल है इनसाइड ये हो सकता है ये। तो उसके लिए भी कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है, किस पॉइंट को पुट करूं, ओरिजिन, और ओरिजिन के अलावा भी ले सकते हैं, वो भी हमने आज डिस्कस कर लिया। ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन कहाँ पे, इस लाइन पे, इस डायरेक्शन। तो देखते हैं 0 0 0 लेस देन 18, ट्रू मीन ओरिजिन इसके सॉल्यूशन स्पेस में है, मींस इस लाइन के नीचे वाला ये एरिया। आप मैंने प्लॉट करना शुरू कर दिया,
आप इसको प्लॉट करें ताकि साथ साथ हो जाए। और कर लिया है, जो कर रहे हैं ठीक है, आपको साथ साथ करना चाहिए। बल्कि आप करने के बाद फिर आपसे आंसर लेता हूं, फिर मैं उसको करेक्ट कर दूं। इस रीजन में से कॉमन रीजन आपने निकालना है। आप करें उसको, ऐसे करें, अगर कलर स्कीम है तो उसको फिल कर दें। जो भी सॉल्यूशन स्पेस 3 कंस्ट्रेंट्स तो आ चुकी है ना, 3 का जो सॉल्यूशन स्पेस है उसको फिल कर दें ताकि मुझे आप रीजन दूर से नजर आ जाए कि आप ठीक गेस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रीजन को फिल कर दें। प्रेडिक्शन में थोड़ी सी बता दूं। कौन सा रीजन है अभी फाइनल कौन सी फाइनल रीजन मुझे बताया। आप ऐसे कैसे कर जी। स्टूडेंट्स ने कुछ गेस कर ली है। अभी आप देखें तो फिर से इन एरियाज को जो इससे पहले बन चुके थे, आप देखें जस्ट सिंगल क्रॉसेस है। मींस ये जो मैंने थर्ड कंस्ट्रेंट दी थी वो रीजन है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वैसी रीजन, इस रीजन को देखें, ये जो थर्ड रीजन है ये 1 और 2 का था, थर्ड नहीं आया। अगर 3 कलर्स होते तो मुझे कलर से पता चल जाना था कि 3 के 3 कलर्स किस सेक्शन में है। तो स्कीम तो बड़ी आसान है। इट मींस आपको ये भी पता चल गया होगा कि कलर स्कीम ज्यादा सूटेबल है। अगर कलर स्कीम नहीं है, लेड पेंसिल है, फिर भी आप क्या करोगे, साथ साथ इरेज करते रहो। जब दूसरी कंस्ट्रेंट्स आए तो जो दोनों कंस्ट्रेंट्स वाला वो एरिया रखो, दूसरी को इरेज कर दो।
जब आप थर्ड लेके आओगे तो दूसरी का दो कंस्ट्रेंट्स का ऑलरेडी आपके पास मौजूद है मटेरियल, थर्ड लेके आओ और थर्ड के साथ जो ओवरलैपिंग प्रीवियस रीजन की हो रही होगी वो कॉमन एरिया आपके पास। अगर मैं इसको और करूं तो ये लाइंस भी अब सॉल्यूशन स्पेस नहीं ना रही, ये आंसर है। अगर देखा हाँ ऐसी यही रीजन है, आप सबको इरेज कर देंगे। देखिए हम जब रीजन को कॉमन ले रहे हैं तो जो लाइन वाले सॉल्यूशन है लेकिन वो लाइन उस रीजन के अंदर वो कॉमन एरिया नहीं है, तो सब कुछ इरेज कर दें। आपको एक ऐसा रीजन मिल गया जो 3 की 3 कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं टाइम देते हैं कि वो बात हो सकती है या अभी काफी टाइम, तो मैं अभी ये एड्रेस कर दूं आपके लिए। क्या सिंपल मैथमेटिक्स फील कर रहे होंगे आप, या आप फील कर रहे होंगे हम ग्राफ और एक बोरिंग सी एक्टिविटी अगर किसी को सूट नहीं करती। लेकिन अगर असल में आप प्लानिंग कर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम की, जैसे वो रेडीमिक्स था जो पहला प्रॉब्लम लिया था हमने, उसमें जो x1 और x2 थे वो पेंट थे, एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट। आप ग्राफ के ऊपर और जो कंस्ट्रेंट्स थी वो थी मार्केट में ये इतना कंज्यूम होना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, और कंस्ट्रेंट में एक कंस्ट्रेंट ये भी थी कि इस फॉर्मूला कौन सा हो, रॉ मटेरियल यूज होती है उन दोनों में। तो वो जो आप रीजन ले रहे हो तो वो उन सारी कंस्ट्रेंट्स को मेंटेन कर रहे हो कि मार्केट डिमांड भी पूरी करे। जो कॉमन रीजन आप ले रहे हो वो कंस्ट्रेंट्स थी, मार्केट डिमांड भी पूरी करे, इवन जो फॉर्मूला में कंपोजिशन है वो पेंट को बनाने की रॉ मटेरियल की वो कंपोजिशन भी मीट करे। और आपको अगर आप हिट एंड ट्रायल से ये कर रहे होते तो लाइफ टाइम भी सफिशिएंट नहीं था ये चीज देखने के लिए कि कितना एक्सटीरियर पेंट बने और कितना इंटीरियर पेंट बने। यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स की अटेम्प्ट पे आपको वो सारा सॉल्यूशन स्पेस आप सामने पिक्चर विजुलाइज कर रहे हैं। तो शायद अब मैंने एक चॉकलेट की एग्जांपल इधर आपकी क्लास में डिस्कस की थी, एक मैंने असाइनमेंट स्टूडेंट को दी थी। आप देखें लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ना समझें, तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। एक शॉपकीपर है, एक फ्रीजर पड़ा है उसकी शॉप के ऊपर, और देखिए ग्राफ उसको किस तरह का सोल्यूशन दे रहा है। ऑप्टिमाइजेशन है, इसका मतलब है उसको बेस्ट रिजल्ट देगा। फ्रीजर के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है और 2 टाइप्स की वो चॉकलेट बेच रहा है जो उसने फ्रीज करनी है। दोनों चॉकलेट्स का साइज डिफरेंट है, तो इसका मतलब है चॉकलेट ए ले लें और चॉकलेट बी ले लें, दोनों को उसने रखना है, दोनों का उनका साइज डिफरेंट है। और उसने कितनी चॉकलेट्स वो कहीं और से खरीद के लाके फ्रीजर में रखे, डेली उसकी कितनी डिमांड है और कितनी वो सेल कर देता है, ये कंस्ट्रेंट्स हो गई कि इससे ज्यादा चॉकलेट नहीं वो खरीदनी। चॉकलेट ए की डिमांड अलग है, चॉकलेट बी की डेली रिक्वायरमेंट उनकी है जो सेल आउट होती है, ये कंस्ट्रेंट्स बनेगी। और उस चॉकलेट का साइज भी है, एक स्मॉल साइज है एक लार्ज साइज हो सकता है। जो स्मॉल साइज हो उसकी प्राइस, उसका प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट भी डिफरेंट है। तो कंस्ट्रेंट्स इतनी ज्यादा है कि मेंटल स्केल आप यूज नहीं कर सकते कि उसको किस तरह का सॉल्यूशन दें, वो कितनी चीजें खरीद के लेके आए, ऑर्डर दे कि जी मुझे ये चाहिए, ताकि उसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। यानी ये ना हो कि कोई स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। स्पेस के अंदर जितनी ज्यादा चॉकलेट्स वो रख सकता है, और रखने के लिए इतनी भी ज्यादा नहीं रखनी कि डेली ये भी देखने कितनी सेल आउट हो रही है। तो सारी कंस्ट्रेंट्स आपकी, ये जो आपकी इनइक्वालिटीज होती हैं ये कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। तो और प्रॉफिट भी उसको मैक्सिमम आए, उसने ये भी देखना है चॉकलेट ए का प्रॉफिट कितना, चॉकलेट बी वो भी अंडर कंसिडरेशन है। तो अगर आप उन सब चीजों को मॉडल बना लें और ग्राफ के साथ आपको ग्राफ बताएगा कि उसकी फ्रीजर की वो कैपेसिटी को देखकर, उन चॉकलेट्स के साइज को देखकर और उनके प्रॉफिट को देखकर कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो आई थिंक एक शॉपकीपर भी अगर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल यूज कर रहा है वो अपने फ्रीजर की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है डेली डिमांड को देखते हुए, और प्रॉफिट भी मैक्सिमम ले रहा है। अदरवाइज डेली ये रूटीन उसकी है। तो इस तरह भी है। कोई गुज्जर है इस क्लास में, उनसे पहले से माजरत करनी है अगर कोई है तो एक प्रॉब्लम इस तरह से लिया था कि एक जो गुज्जर फैमिली है, मिल्क का एक बिजनेस है,
उसके ऊपर भी पूरा का पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल लग सकता है। तो मैंने आपको कहा कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको सिंपल ना लें, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। जैसे ही हम इसको एड्रेस करेंगे ना इस मॉडल को कंस्ट्रक्शन में, तो फिर आपको पता चलेगा ये बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बन जाए ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट देता है। क्योंकि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का टीचर हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसे होता है तो मैं जबरदस्ती उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग ले आता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़े। तो मुझे फ्लावरिंग का शौक है, घर के बाहर थोड़ी सी जगह है फ्लावर्स लगाने का, तो उधर सनलाइट नहीं आती, इशू ये है। और मैंने प्रीवियस ईयर्स जो प्लान किया था, तो हमारी सोसाइटी में सबसे जो खूबसूरत एरिया था वो मेरे घर से बाहर का था। सोसाइटी वाले विजिट कर रहे थे देखने के लिए, यानी इतना कॉन्शियस होता हूँ मैं इस मामले में। मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ यूज की, सिर्फ वो एड्रेस करती है। वहां धूप नहीं आती, धूप नहीं आने का मतलब है फ्लावर्स आ जाते हैं सब मार्च अप्रैल में तो पीक पे होते हैं, लेकिन ग्रास नहीं होती। अब मैं एक ग्रुप में भी हूँ गार्डनिंग के, उधर मैंने अपना ये प्रॉब्लम फ्लोट किया, तो उन्होंने मुझे किसी ने एक ने कहा आप इस एरिया के लिए आर्टिफिशियल ग्रास लगाएं। और मैं मैथमेटिक्स को यूज करता हूँ ड्राइंग में। वो जो मैंने फ्लावरिंग एरिया है उसमें सर्कल्स पेबल्स के साथ बनाए हुए हैं, रेक्टेंगल्स, इस तरह की डिफरेंट ड्राइंग्स। जो उसके सराउंडिंग्स वाला एरिया है वो ऐसी कह लें कि कलरलेस। तो मैंने जब ग्रास के लिए गया हूँ, वो कारपेट मिलता है आर्टिफिशियल, मुझे ग्रुप में किसी ने सजेस्ट किया आप आर्टिफिशियल वो मैट ले लें, वो कटिंग करके इधर लगाएं। और जब मैं वो लेने गया तो एक्सपेंसिव, अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, चलो अफोर्ड कर लेता है, लेकिन मैथ्स वाला बंदा वो कहेगा मैं यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग को क्यों ना अटेम्प्ट लूँ। तो मैंने उसी एरिया के जो सर्कल्स थी, मैथमेटिकल शेप्स थी, उसके 3 मॉडल्स बने। 3 मॉडल्स बन के कि कितनी ग्रास चाहिए मिनिमम, प्रॉब्लम बन गया मिनिमाइजेशन का। तो उधर आपको पता है जो ये कारपेट मिलता है वो लेंथ और विड्थ वाइज उसका एक कटिंग होती है। तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उस प्रॉब्लम में सिर्फ ये पता चला मुझे कि मैं 100% तो नहीं ले सका, 3 मॉडल्स थे। जब एक मॉडल बनता तो मुझे 100% रिजल्ट मिलना था, 3 मॉडल से तो कुछ एजेस की कटिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई। अदरवाइज मैं अभी भी कैलकुलेट करूं इससे मिनिमम अटेम्प्ट हो ही नहीं सकती थी। मैंने मिनिमम वेस्टेज के साथ उस मैट को बकायदा उधर लगाया। तो आप डेली लाइफ में ये लीनियर प्रोग्रामिंग स्टडी करने के बाद फेंकने वाली नहीं है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट ऐसा आप पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो आप इवन मैंने आपको बताया एक FYP इस पे मैं करवा चुका हूँ, और वो एथलीट के ऊपर, और एक FYP में एक और स्टूडेंट है वो W4 क्लास में आके बैठ के क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, और उसके लिए टाइम टेबल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। और टाइम टेबल जो आपने देखा होगा क्लैशेस आते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हार्ड प्रॉब्लम है। हार्ड प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम कहते हैं दुनिया में जो अभी कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। तो ऑप्टिमाइजेशन में 100% विदाउट क्लैश टाइम टेबल बनाना हार्ड प्रॉब्लम है, कोई नहीं इसको सॉल्व कर सकता। लेकिन लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हुए उस क्लैशेस को इतना मिनिमाइज कर दिया जिस हद तक वो मिनिमम हो सकता है। तो ये अभी वो स्टार्ट ले रहे हैं उसके साथ, नहीं डिफरेंट टेक्निक से लोगों ने किया, हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने लगे इस प्रॉब्लम। और ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है, यानी अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं और हमारा मॉडल, हमने उसके रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं और उसको कंपेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, जो दुनिया में दूसरे लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उनके साथ रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। और अगर हमारा उससे अच्छा रिजल्ट आता है तो ये ना सिर्फ ये एक FYP होगी बल्कि एक रिसर्च बेस्ड एक एक्टिविटी हो जाएगी। और उसको हम अगर हम हमारी सक्सेस के रिजल्ट्स अच्छे निकले दूसरे मॉडल से, तो मैं कोशिश करूंगा कि इधर के स्टाफ से भी शेयर करूं कि जी जरा इसको ट्राई करें। वो हमारा जो ऐप होगी उसको जरा ट्राई करें, एक दफा ट्रायल बेस पे चलाएं, देखिए क्या होता है। तो आप इस मैथमेटिक्स को सिंपल ना लें, ये जस्ट लाइन ड्राइंग नहीं है, ये पूरे पीछे एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे देखें ये सॉल्यूशन स्पेस, ये जो भी मॉडल है ये सॉल्यूशन स्पेस उन सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और अदरवाइज ये पॉइंट्स कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट, आप एक्सप्लोर भी ना कर पाते मेंटल स्किल को यूज करते हुए। अब आ जाते हैं हम अपने आंसर की तरफ जाने। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन। तो क्लोज रीजन आ जाए तो मैंने कहा था कि आप ना बड़ी आसानी से कॉर्नर पॉइंट्स को ले सकते हो। आपका सॉल्यूशन, ये जो पेयर्स है ये भी पेयर्स है ना, यानी पॉइंट x1 और x2,
इनमें से कोई एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अच्छा, क्या ये एक्सेस वाले लेने जरूरी है ऑप्टिमल? ये पॉइंट्स ये सिर्फ इनको ही कंसिडर कर लें, इनकी नीड क्या इनमें से कोई ऑप्टिमल हो सकता है? ये क्वेश्चन था। किस पे डिपेंड करता है? नहीं, टेक्निकल आंसर जी आपको बताएगी उसका स्लोप। जी का स्लोप जिस तरह से होगा, फिर आपको उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर और उसको ड्रैग करोगे तो फिर हो सकता है ये फर्ज करें जी ये बनता है उसका स्लोप, और प्रॉब्लम में इंक्रीज इधर हो रहा है, तो बताएं ये कॉर्नर आप लास्ट कॉर्नर नहीं बनेगा। और अगर आपका जी इधर जा रहा है तो लास्ट पॉइंट कौन सा बनेगा? ये। तो ये जी इस तरह है, अगर जी इस तरह होगी स्टोरी डिफरेंट है। तो जी का जो स्लोप है वो गेस कर रहा होगा। कितने लोगों को इस पॉइंट की समझ आएगी? गुड, एक अच्छी टेंटेस मतलब मैथमेटिक्स में आप ठीक है। चलिए इस वक्त मार्जिन ले लेता हूँ। जब आप कहते हैं ना समझ आ रही है, फिर टीचर वो मार्जिन ले लेते हैं। मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ, अटेंडेंस अभी भी 14 to 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट है डेली। तो माइंड में रखें आपकी वो जो ब्रैकेट है ना 6 एब्सेंटीज की, तो उससे कोई भी इधर उधर स्लिप हुआ तो वो मार्जिन है। किसी को भी कोई इमरजेंसी होती है, वो 6 एब्सेंटीज उस मार्जिन को लेने के लिए है। उस मार्जिन से बाहर जाएंगे तो वो शॉर्ट अटेंडेंस होगा। तो ये करनी पड़ेगी, ये कंस्ट्रेंट एक्टिव करनी पड़ेगी। तो ख्याल रखिएगा रेगुलर है। जी प्लॉट कर लेते हैं। जी देखिएगा, वही जीरो पुट करके देख लें आप, लेकिन आपको जी सपोज करना होगा। मैं इधर लिख लेता हूँ। अभी मैक्स का वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, वो तो आंसर दे बता रहे हैं कि आंसर मैक्स होना चाहिए। जी कितना सपोज करें, यहाँ भी सपोज वाला वर्ड है और सपोज में फिर एम्बिग्युइटी आएगी। आप कहेंगे कि जी हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा था फर्स्ट अटेम्प्ट पे कुछ भी सपोज कर लें और आपको पता चल जाएगा लाइन ये 10 तक है, ये इधर 10 तक है, इसके अंदर बन रही है या नहीं, ये देखना है बस आपने। और रीजन के अंदर लेके आना है, या रीजन के अंदर ना भी आए, आपको कम से कम ये जो इस वक्त आपने स्केलिंग की है इसके अंदर आना चाहिए। और फिर दूसरी जब जी आप प्लॉट करोगे तो उसका बिहेवियर पता चल जाएगा, वो मूव किधर करना है, उसको जिधर मूव करना है। फिर कैलकुलेशन को छोड़ें, स्केल रखें, ड्रैग करते हुए पॉइंट को कैलकुलेट कर लें। और ये तो है आप खुद से अटेम्प्ट ले रहे हो, अदरवाइज अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने में सक्सेसफुल हो जाए तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्लोप पे आप जी को वेरिएशंस के साथ देखे हैं और उससे कहें कि जब ये 6 पॉइंट्स का प्रोग्राम किया जा सकता है, उस लाइन को मूव भी करवाया जा सकता है। कैसे? आप स्लोप यही रखें 3 और 5, जी की वेरिएशन दे दें, गेस कर लें 1 से 200 तक जी को वेरी करके प्लॉट करें उसके ऊपर, और उन्हें कहें कि अगर वो किसी कॉर्नर पॉइंट को मीट करती है तो वहां पे स्टॉप कर जाए। तो एक दफा आके वो स्टॉप करके, और जिस लास्ट पॉइंट पे वो स्टॉप करेगी उसको वापस आके सेव करके बता सकते हो, यानी उसको ड्रैग किया जा सकता है। अभी मैनुअली तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। ये प्लॉट करते हैं। जी को मैं सपोज कर लेता हूँ, और सपोज भी यही है कि मैंने कहा कुछ भी ले लें, आपको वैल्यूज तो पता चल गया 100 के राउंड अबाउट हमारा डोमेन कोई 100 लाइक ही बन रहा है, तो उससे ज्यादा ना सपोज कीजिएगा। 100 अगर सपोज करेंगे ऊपर बनेगा, वापस नीचे ले जाएंगे। तो मैं ऐसे लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करने में आसानी है। 3 5 है, 15 ले लेते हैं, क्रॉस हो जाएगा लाइन, जल्दी से पॉइंट्स की बजाय लाइन मिल जाएगी। ये 3 5 है, जो भी लेंगे तो ये डिवाइड करने हैं ना इनको, उन दोनों का क्या एलसीएम होता है, क्या होता है 15। तो ये भी गैस कर सकते हैं। मैं इसको लिया 15, प्लॉट करते हैं कहां बनते हैं। 0 x to 3, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 0 x to 0 लिया 5। अब पता चला मैंने क्यों 15 लिया, ताकि मुझे वैल्यूज बहुत सिंपल सी मिल जाए, क्योंकि वो डिवाइड होकर पॉइंट्स में ना आए। आज मैं पॉइंट्स में ग्राफ आपके सामने वो भी ले सकते हो, तो मैं एक वैसी सिंपल 5 x1 5 and 0 ये लाइन बनेगी।
इसको डॉटेड बना देते हैं ताकि, और इसको बेशक बोल्ड कर लीजिएगा। ये डॉटेड लाइन है। अच्छा, क्या कॉर्नर पॉइंट ले सकते हैं? अभी भी ढूंढ सकते हैं एक दफा लाइन प्लॉट करने में। अभी हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, हमने जी को इंक्रीज करना है। 15 तो इधर है, तो 15 को कॉर्नर पॉइंट या तो इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे। तो पहले हमें देखना है कि हमें इसको मूव किधर करवाना है, मैक्सिमाइजेशन किधर हो रही है। उधर ही बना लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। 5 ये फायदा हो गया ना। एक डिजिटल ग्राफिक डिजाइन प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने पढ़ा है, उसमें एक चीज गलत गेस नहीं कर पाया, ऑनलाइन हो रही थी, स्टूडेंट भी ने नहीं बताया, वो उसी तरह रिकॉर्डिंग और उसी तरह ही पढ़ी है गलत। तो अच्छा किया करेक्शन साथ हो। ये आपकी लाइन है। और अभी हमने नेक्स्ट क्या करें, चलिए आप में से बताएं, मैं अभी मुझे अगला स्टेप क्या करना है। जी की वैल्यू एक और जी ड्रॉ करनी होगी, और आपको पता है वो पैरेलल होगी, सिर्फ जी की वैल्यू आपने न्यू लेनी है। तो क्योंकि हम इंक्रीजिंग फैक्ट देखना चाह रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू लेके देख लेते हैं। 25 ले लें यार, एक कम से कम एक तो डिवाइड होगा। 25 है। ये चीज समझ आ रही है ना? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब बोर्ड पे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैंने तो आपसे प्लॉट करवाना था, आप साथ साथ देख लें, मेरे ख्याल में ठीक चल रहा है। 0 5 0 8 पॉइंट, ये क्या कितना बनेगा? 8 ही आएगा ना? 8.1, ये बने। तो आप इसमें 0.5 मीन ये वाला 8.33 यहां से ले लें। और मेरे पास 3 मीटर का स्केल था प्रीवियस क्लास में, वो कहीं क्लास में भूल गया मैं, पता नहीं कैसा कल्चर है कि दोबारा मिलता ही नहीं। अब स्केल को चेन डाल के तो रहने से रहेंगे। चलो मैं इस लाइन के पैरेलल गेस करते हुए ये बनाता हूँ, देखते हैं इसी गुजरती है। एट को नीचे ले लें। तो थोड़ी सी एंगल देख लो, ये आपका, इट मींस आपको पता चला कि ये ऊपर इंक्रीज हो रहा है। अब आप देखें, अब मैं स्केल लेके कर सकता हूँ। ये वाला है अभी, इसको मैं अगर ड्रैग, अभी ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है, रीजन इसकी नहीं, अभी आपने इस ड्राइंग के हिसाब से बताएं कैसे पता चला ये Z25 मैक्सिमम नहीं है। आगे शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन सॉल्यूशन स्पेस है, और इसको मैं थोड़ा सा करूंगा तो Z इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन इससे बेहतर Z वाले मौजूद हैं। फॉलो करें पॉइंट को? इट मींस मैं इसको लेके जा रहा हूं, ये कॉर्नर, एक कॉर्नर आ गया, लेकिन इसके ऊपर भी शेडेड रीजन मौजूद है। इट मींस ये कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ गया, ऊपर वाला, उससे ऊपर भी रीजन है ये बड़े,
तो इस तरह से आप आसानी से वो पॉइंट गेस कर सकते हैं। हाँ, अगर एक पॉइंट इधर अगर माइनस सा टिल्ट होता तो फिर वही पाकिस्तानी मेथड कि आप उन दोनों अगर स्केल, वैसे वो भी स्केल से पता चल जाता है कि बड़ा शार्प आप चले। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है इसको अगर आप इधर से नोट करके मुझे बताएं क्या है। देखें आपने सही, मैं आंसर के साथ टैली करूंगा। अच्छा पॉइंट्स में नहीं है, फिर तो निकल आया मेरा ख्याल है कि पॉइंट्स नहीं आ रहे। और ठहरे, जो अभी आपने मुझे 2 और 6 कहा है उसके साथ भी कुछ लिखना है। कौन सी फैमिली है ये? 2 और 6 मींस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी बताना है। 2 और 6 वैसे तो मुझे क्या पता क्या चीज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और भी कुछ बताना है, ऑप्टिमल वैल्यू जी। जी क्या है? 36। इट मींस इस प्रॉब्लम में अगर ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है 36 से ज्यादा प्रॉफिट लिया ही नहीं जा सकता। और अगर कोई लीनियर मॉडल को ना यूज करता, जो भी प्रॉब्लम है ये, वो 36 कभी ना ले सकता। क्यों? हिट एंड ट्रायल तुक्का मेथड, और हिट एंड ट्रायल में आप, मैं कहता हूं जहां इनफाइनाइट ऑप्शंस हो तो वहां पाकिस्तानी तुक्के भी नहीं चलेंगे। मैं बिल्कुल, आप देखें, आपने ये नहीं देखना कि मेथड कौन सा आसान है। मैं अभी इस पे इसको एड्रेस करता हूँ। टाइम कितना है? टाइम देख के है टाइम, तो मैं अब अच्छा खासा इसमें डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके, और ढूंढेंगे कि करना क्या है। इनका था पॉइंट्स को सबको लें और उसमें से एक पॉइंट निकल आए। नंबर 1 इसको एड्रेस करना है, एक चीज। दूसरा, मैं जी को क्यों लेके आ रहा हूं? पहला तो ये जी को इसलिए लेके आ रहा हूं, अगर अनबाउंडेड रीजन हो, क्लोज ना हो, और आपका सोल्यूशन जो जी इंक्रीज हो रहा हो वो अनबाउंडेड एरिया में हो रहा हो, तो क्या आपका कॉर्नर पॉइंट्स, आप तो कॉर्नर पॉइंट्स भी चले चले इसको भी मैं अभी एड्रेस इसको भी करूंगा। अभी मैंने ये पॉज किया हुआ उधर, वो मैंने कह के छोड़ दी है। ये पता चल गया कि क्लोज कब लेने, चलो इतना क्लोज कब लेने, और ये लाइन कैसे ड्रॉ, ये हो गया क्लियर। अब क्लोज की बात आती है। क्लोज में भी अभी तक ब्रूट फोर्स है। कैसे? आप कहेंगे इनफाइनाइट तक तो ब्रूट फोर्स थी, यहां पे ब्रूट फोर्स कैसे आ गई? कोई बताएगा ब्रूट फोर्स कैसे? अभी भी देखें कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। मैं ये पूछूंगा टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? 5 को ही देख के बता रहे हैं। ये कोई इंटेलिजेंस, आप कोई ऐसा मेथड लेके आए कि 5 हो और आप 2 अटेम्प्ट्स में जाके 5 के 5 को कैलकुलेट नहीं करना, 2 और 3 को कैलकुलेट करके बताएं। अगर ये मेथड है तो बताएं ये मेथड चलेगा? नो। तो अब ब्रूट फोर्स होती है ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स। एक लेवल पे था इनफाइनाइट, वहां से हम ब्रूट फोर्स से निकल के आगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ पे आए तो कैंडिडेट सोल्यूशन, अभी हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस पे आए हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला। कैंडिडेट सॉल्यूशन है कॉर्नर पॉइंट्स। तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन से फाइनाइट सॉल्यूशंस तक आ गए ग्राफ के जरिए। ग्राफ ने हमें ये हेल्प की, और वो आगे फाइनाइट, और अभी भी सबको एक्सप्लोर किए बगैर आप नहीं आंसर कर पा रहे। तो अगर ड्राइंग 100 पॉइंट्स की हो तो 100 के 100 पॉइंट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। वैसे गेस बता रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आगे मॉड्यूल पे हम जाने लगे हैं, उसी पे ही जाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करवाई है, वो है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड, ये पूरे सब्जेक्ट में आगे हमने सिंप्लेक्स मेथड को लेके जाना। मैं इधर लिख देता हूँ। सिंप्लेक्स मेथड पता क्या कहते हैं? ग्राफ के ऊपर लोगों ने लगाया तो है, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता। कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम को ना ग्राफ की बजाय ना अलजेब्राइक मेथड से करो, जो इसके बाद हम मूव करेंगे। क्योंकि 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो ग्राफ प्रॉब्लम करेगा। 4 वेरिएबल पे तो और भी कंट्रोल आपका आप लूज कर जाओगे। तो इट मींस एक मेथड है अलजेब्राइक मेथड, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जितने भी हों आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व है। वो चलता कैसे है? वो सिंप्लेक्स मेथड इधर से मैंने कहा था ग्राफ मेरे लिए एक ऐसा बन जाएगा फ्रेम कि जब भी मैं कोई बात समझाऊंगा तो ग्राफ से ही आप अंडरस्टैंड करोगे, जब अलजेब्राइक मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
अब आप देखें ये कॉर्नर पॉइंट है। आपकी अटेम्प्ट्स पता क्या, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, कंप्यूटर साइंस की है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ऑल पॉसिबल पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ सीक्वेंस तो बनाओगे। तो पहले किसको करना है, बाद में कुछ सीक्वेंस बनाओगे ना। ऐसे तो नहीं करोगे कि सारे रख दिए। यानी जब भी आप इन पॉइंट्स को किसी एरे में भी स्टोर करवाओगे तो जब एरे में रख दोगे तो एक सीक्वेंस नहीं बन जाएगी। सीक्वेंस किसको कहते हैं? एक होता है सेट, डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा होगा आपने, एक होता है सेट, एक होता है सीक्वेंस। तो मैंने एक सीक्वेंस का वर्ड लिया। जब आप सेट होता है, एक बैग है ना मेरे पास, ये फर्ज करें 5 बॉल्स हैं मैंने बैग के अंदर रखे, तो मैं आपसे पूछूं बॉल नंबर 1 कहाँ पे है, मुझे क्या पता, बैग में इधर उधर पड़ी होगी और थोड़ा सा शफल करूंगा फिर चेंज कर लेगी। तो सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, तो ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए बैग के अंदर, तो ये सेट है। अगर मैं बॉल्स को कहूँ ये इधर एक जगह रखी हुई है, बनाई हुई है मैंने कि बॉल नंबर 1 को बॉक्सेस ऐसे बना दूं, एरे जिस तरह से ऐसे एक कंसेक्यूटिव बॉक्सेस, तो मैं कहूँ बॉल्स को इधर रख दो, तो आप पहले बॉक्स में रखोगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, एरे बन गया। ये सीक्वेंस है, ये सेट नहीं है। क्यों? मैं आपको कहूंगा रेड कलर की बॉल किस बॉक्स में, आप कहोगे बॉक्स नंबर 3, मींस ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। आप डिस्क्रीट मैथ्स को हम बहुत इजी लेते हैं, डिस्क्रीट मैथ्स ही बेस है आपके कंप्यूटर साइंस की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी आपने फील्ड चूज किया, लेकिन हम उसको भी पढ़ के दीवार पे फेंकते हैं। तो मैं डिस्क्रीट मैथ्स तकरीबन 10 से 15 दफा पढ़ा चुका हूँ और उनके स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आप मेरे पास ले आए, अभी एक स्टूडेंट मेरे पास किसी और से पढ़ रहा था, वो एक गेम लेके आया, कार्ड गेम, वो गया था जिसकी स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब मैंने उससे, हालांकि मेरा वो स्टूडेंट भी नहीं था आया, तो मैंने कहा आपका स्टार्ट हो जाता है सेमेस्टर, तो हम बैठ के ना फिर आराम से करेंगे। तो आपने प्रॉब्लम को उसका स्ट्रक्चर बना के फिर सॉल्व करना है, और आप क्या कर रहे हो, आप सीधा सीधा कंप्यूटर में बैठ के उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में उसको सॉल्व। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं क्लेम कर सकते अपने आप को जब तक आपने कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं यूज करना। तो अब इस केस में जब भी इनको आप एक्सप्लोर करोगे तो किसी ऑर्डर में लेके प्रोग्राम करोगे ना। तो जब आप ऑर्डर बनाओगे तो बताएंगे कौन सा ऑर्डर, नंबरिंग करके बताएंगे 5 की, कोई ना कोई सीक्वेंस में कौन सा ऑर्डर इस शेप को देख के बनता है, नंबरिंग करवाएंगे। नहीं, नंबरिंग करवाएं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको मैं देखना चाह रहा हूँ आपके माइंड में इसकी अरेंजमेंट क्या है। क्या 6 को 1, ये वाला पॉइंट, इसको 1, यानी आप करें इधर से शुरू करें, ओरिजिन से शुरू कर लें। कोई कहेगा इधर से शुरू कर लें, कोई कहेगा इधर, अटेम्प्ट्स है ना। तो कौन सा ऑर्डर बेस्ट है? आप तो इस तरफ चलें, ओरिजिन ले लिया, फिर किसको लें? अब आप देखें, जब आपने ओरिजिन कह दिया तो 2 ही सीक्वेंस ऐसी हैं जिसमें मैथ्स यूज हो रही है, वो ये है डायरेक्शन, राइट से चलो वापस इधर आ जाओ, लेफ्ट से चलो वापस आ जाओ। नहीं तो आपके पास ये सीक्वेंस होगी 1 2 3 4 5। दूसरा स्टूडेंट कहता है नो सर, 1 2 3 4 5, यही एक सीक्वेंस 2 बनती है, बाकी जो सारी होंगी वो हिट एंड ट्रायल, ऐसे ही, उसमें कोई माइंड यूज नहीं हो रहा होगा। अब सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है, आपने 5 एक्सप्लोर करने, सिंप्लेक्स कहता है इस पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है मैं सबको एक्सप्लोर किए बगैर बताऊंगा। शॉर्टेस्ट पाथ कहां से चलेगा, पहले वो इसको ले लेगा, उसके बाद किसको एक्सप्लोर करेगा। आप डिस्टेंस देखें, अटेम्प्ट्स 1 अटेम्प्ट 2 3 पे आंसर मिला, 1 2, कौन सी सीक्वेंस ज्यादा बेहतर है इधर। तो सिंप्लेक्स मेथड यहां से चलेगा, इनको देखेगा भी, ये है मैथमेटिकल। तो आगे जाके हमने इस पे आना है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसको आंसर आई थिंक हो गया, या अभी भी कोई एम्बिगुइटी है कि यानी अभी ऑल पॉसिबल हैं। इसको भी मैंने ब्रूट फोर्स ही कहा है कि जब एक स्कीम है कि इससे भी शॉर्टेस्ट वे में आप आंसर कर सकते हो सबको एक्सप्लोर किए बगैर, क्लोज रीजन, तो आप ड्राइंग ना ड्रॉ करें, क्लोज आया, सिंप्लेक्स मेथड खुद ही आपको उधर तक ले जाए। नहीं, जी ही आपको बताएगा,
आपको सोल्यूशन किसने बताना है, वो तो जी को देखे। देखिए मैं जब ये ले रहा हूँ तो एक जी निकला ना, दूसरा ले रहा हूँ और तीसरा ले रहा हूँ, वो यहाँ पे जाके आप जब अलजेब्राई शुरू करेंगे ना, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो एल्गोरिथम बताएगा स्टॉप कहाँ करना है, वो मैक्सिमम जी पे आके रोक देगा दूसरे पॉइंट्स को देखे बगैर। तो अब आपको यानी एक्सप्लोर करने से अलग कहानी। तो वैसे आपको कहता हूं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, क्लोज रीजन है, आप सबको एक्सप्लोर करके जी ना प्लॉट करें, लेकिन जो जी प्लॉट करेगा मुझे ये तो होगा ये स्टूडेंट को फुल कॉन्सेप्ट है, ऐसी कॉमन सेंस। कोड बना हुआ, कोड बना है, आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ये मैं सिस्टम पे चेक किया करूंगा, मॉडल देख के आपने जो असाइनमेंट आपके पास आएगी कोड है, हाँ ये जरा देख लीजिए। आपने अगर वो कोड यूज किया तो मुझे पता है, मैंने सारे सिस्टम देखे हुए हैं जो आंसर करते हैं, कंप्यूटराइज्ड ग्राफ बना के देते हैं, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। एक टर्म भी आप उसकी यूज करेंगे पता चल जाएगा, हैंडमेड होना चाहिए। ये तो आप भी कर सकते हैं। मैं ट्रैक से दूसरी तरफ चला जाऊंगा, आप इसकी लैब नहीं है, अगर इसकी लैब होती तो मैंने ही कोड करवा देना था आपसे, इसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। बल्कि कंप्यूटर साइंस बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगेगा। इस ग्राफ को अगर आप कोड करने लगे 6 मंथ में ऐप बन सकती है। अब 6 मंथ आपने इसी पे तो नहीं लगाने, ठीक है ना, आपको डायरेक्शन दी जा सकती है। अटेंडेंस एक सर्कुलर करें, और जो ऑनलाइन है उनकी अटेंडेंस मुझे उधर से मिल जाएगी। और फिर बार बार कहूंगा, जिनकी ये टर्न नहीं है और वो ऑनलाइन इधर कैंपस में टर्न है आज, और वो बैठे हुए हैं उधर, मैंने उनको लिंक भी भेज दिया उनकी रिक्वेस्ट पे, वो फिर भी एब्सेंट है। ये बार बार कह रहा हूँ, क्यों? फिजिकल प्रेजेंस से एब्सेंट लगती है। हाँ, उधर से कोई इधर आके बैठ गया वो तो प्रेजेंट ही है। ऑनलाइन में से अगर कोई इधर बैठा है वो प्रेजेंट है, इधर वाला घर पे नहीं बैठना चाहिए। एब्सेंट क्या होता है? एब्सेंट मीन क्लास में नहीं, फिजिकल उसकी टर्न। तो ये बार बार कहता हूँ, लिंक में भेज दिया करूंगा। और अभी भी इधर कई लोग ऑनलाइन वाले बैठे हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। अच्छा, ये तरह सर्कुलेट कर दें। एक चीज, ये अभी नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट वीक से कोई ऑनलाइन हो रही है? इधर से मेल नहीं अभी है। नहीं, आप भी मैं भी थोड़ा सा दिमाग रखता हूँ, आप भी मुझसे देखते नहीं। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन की नहीं समझ आई। 11 है ना आज, 11 मार्च, 11, 12, 13, 14, नहीं इन 14 तक कोरोना को समझाया हुआ है। तो अजीब सी लॉजिक है, या तो फौरन बंद हो ना, एकदम से शट डाउन। एक ये प्लीज, एक अगर आप में से कोई काम करना चाहे, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट थी फाइनल ईयर की, वो कहती थी मैं कोरोना पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा मैथमेटिक्स का है, मैंने थोड़ा सा उसको बताया। जब उसको मैथमेटिक्स का पता चला, दोबारा नहीं उसने। तो हालांकि बड़ा जबरदस्त मिनिमम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पहले एक्सपेक्ट करना है ना, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है कि करना क्या है। हो सकता है कि